अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। वही हुआ जिसका खदशा था। रूस यूक्रेन तनाज़े जंग में बदल गया। रूस ने आज यूक्रेन पर बराह रास्त हमला कर दिया और यह हमला रात गए बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल से शुरू हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक इब्तदाई हमले में रूस की तरफ से 100 से ज़्यादा मिसाइल दागे गए हैं और रूसी फ़ौज यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से लर्ज उठे। रूसी सदर पुतिन ने मगरिब को तनाज़े से दूर रहने की धमकी देते हुए वाज़ेह किया कि किसी ने रोका या रूस के लिए ख़तरा बना तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी ना देखा होगा। जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया और वो किसी भी वक्त खिताब कर सकते हैं और अपने रद्द-ए-अमल से मुतालिक आगाह कर सकते हैं। आज सुबह होने से पहले रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया और वाज़ेह किया कि उनका यूक्रेन पर कब्जे का इरादा नहीं है, मगर यूक्रेनी फ़ौजी अपने हथियार डाल दें। इसके कुछ ही देर बाद रूसी फ़ौज शिमाल, जनूब और मशरिक से यूक्रेन की सरहद में दाखिल हो गई और यूक्रेन की कई एयरफील्ड्स, फ़ौजी हेडक्वार्टर्स और वेयर हाउसेस पर हमला किया गया। सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बमबारी की गई। साथ ही रूसी टैंक्स को यूक्रेन के शहर खार्किव के बाहर भी देखा गया और ये शहर 15 लाख लोगों का शहर है। जबकि रूसी फ़ौजी आज समुद्री रास्ते से यूक्रेन की अहम पोर्ट शहरों में भी दाखिल हुए हैं, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने के लिए हमला किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इसके 40 फ़ौजी मारे गए हैं, कई ज़ख्मी हुए हैं, जबकि रूस के 50 फ़ौजी मारे गए हैं और 6 रूसी तैयारों को भी मार गिराया गया है। अब ये एक ऐसा दावा है जिसकी अब तक आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी है, जबकि कई शहरियों की हलाकतों की खबरें भी सामने आ रही हैं। मगर यूक्रेनी सदर ने मुल्क भर में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह किया है कि जो शख्स हथियार उठाना चाहता है उसे फराहम किया जाएगा। यूक्रेन मुसलसल कोशिश कर रहा है कि अपने आवाम के अंदर पाए जाने वाली बेचैनी को कम करे, मगर रूसी हमले के बाद ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। आज जैसे ही रूस ने हमला किया तो यूक्रेनी दारुल हुकूमत, जिसकी आबादी 3 करोड़ है, वहाँ सायरन बजना शुरू हो गए। लोग घरों से निकल गए, सड़कों पर गैर मामूली ट्रैफिक नज़र आया, पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगी हुई थी, बैंक से सब अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए मुंतज़िर नज़र आए। साथ ही कई पड़ोसी ममालिक ने यूक्रेन पर हमले से पैदा होने वाले मुमकिन महाजरीन के बहरान के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज रूसी फ़ौजी कैसे बासानी यूक्रेनी दारुल हुकूमत के करीब पहुंचे और वहां मौजूद फ़ौजी एयरफील्ड का कंट्रोल कैसे संभाला, देखिए CNN की इस रिपोर्ट में। We are here at the Antonov Airport, which is about 25 kilometers, 15 miles or so out of the center. These troops you can see over here. Stand up, Lewis. These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport. They've allowed us to come in and be with them as they defend the perimeter of this air base here, where helicopter-borne troops, these troops, to allow for more troops to come in. You can see these are Russian forces. You can tell they're Russian. I've spoken to them already. You can tell they're Russian. They've got that orange and black band to identify them as Russian forces. I've spoken to the commander on the ground there within the past few minutes, and he said they are now in control of this airport. साथ ही यूक्रेनी शहर खार्किव के करीब जहां रूसी फ़ौजी पहुंच गए हैं, वहां के लोगों ने कैसे और कहां पनाह ली, ये भी आपको दिखाते हैं CNN की रिपोर्ट में। सैकड़ों लोग आज एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जो कल तक एक आम मेट्रो स्टेशन था और लोग यहाँ से काम के लिए जाते थे और आज ये एक पनाहगाह बन गई है। मैं मिसाल के तौर पर आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ कितने लोग हैं जो अपने बच्चों और साजो सामान के साथ यहाँ मौजूद हैं और कुछ लोगों को जो भी मिला वो लेकर यहाँ आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें सुबह से धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं और उनसे कहा गया है कि रूसी टैंक्स दाखिल हो गए हैं और वो शहर में पहुंच रहे हैं। और ये देखें, ये एक सबवे कार्ट है और आप यहाँ दर्जनों लोगों को देख सकते हैं जो अंधेरे में यहाँ बैठे हैं और इनमें से हमने जिनसे भी बात की है उन्होंने यही जवाब दिया है कि ये हो क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है और दुनिया कहाँ है, वो हमारे बचाव के लिए क्यों नहीं आ रही। ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2022 में ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी यूरोपीय मुल्क पर कब्जा करें और उसे रोकने वाला कोई नहीं। इस पूरे मामले पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ट्वीट करते हुए रद्द-ए-अमल दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस हमले से जो तबाही और हलाकतें होंगी, रूस इसका अकेले जिम्मेदार होगा। अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुत्तहिद और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देंगे और दुनिया रूस का एहतसाब करेगी। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पुतिन से मुतालबा किया है कि इंसानियत के नाम पर वो अपनी फ़ौजें वापस बुला लें।
फ्रांस इस हवाले से रद्द-ए-अमल में कहता है कि इस हमले की हमारी ज़िंदगी पर गहरे और देरीना नताइज होंगे, जबकि यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी चीफ ने कहा है कि मगरबी ममालिक में जंग अजीम 2 के बाद ये सबसे तारीख वक्त है। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन में रूसी हमले के बाद दुनिया की अहम स्टॉक मार्केट्स में हलचल देखी गई। तेल की कीमतें अपनी रिकॉर्ड सतह यानी $100 फी बैरल से भी ज़्यादा तक पहुँच गई हैं। आज ये सारा ही मामला सामने आया और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी हुई, जो 3 घंटे तक जारी रही। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से इस मुलाकात से मुतालिक एलामिया भी जारी किया गया कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तवील मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म ने रूस और यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया और वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद थी सिफारतकारी फ़ौजी तनाज़ा टाल सकती है। तसादुम किसी के मफाद में नहीं, तनाज़ात में तरक्की पजीर ममालिक मुआशी तौर पर सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। एलामी के मुताबिक 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत सूरत हाल मुस्तक़बिल में जारी रहेगी। एतमाद और दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी ताउन को मज़ीद गहरा वसी करेंगे और मुलाकात में जनूबी एशिया के मामले पर वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल उजागर की और मकबूजा कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया। इस मुलाकात से मुतालिक रूस की जानिब से सरकारी सतह पर एक मुख्तसर बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और रूसी सदर पुतिन ने 2 तरफ़ा ताउन से मुतालिक बातचीत की और जनूबी एशिया समेत इलाकाई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। अब अहम बात यह है कि यूक्रेन में पाकिस्तानी तालिब इल्म मौजूद हैं। उन्हें भी मुल्क वापसी से मुतालिक दुश्वारी का सामना है, क्योंकि यूक्रेन का फ़िज़ाई हदूद बंद किए जा चुके हैं और एक खौफ का सा समा है। इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, हम बात करेंगे यूक्रेन में पाकिस्तान के सफ़ीर नोएल खोकर से। नोएल खोकर साहब, अब तो तमाम मरकज़ी इलाके यूक्रेन के इस वक्त ख़तरे की जद में हैं, फिर भी देखा कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ट्रैफिक थी, लोग जो कि मगरबी हिस्से की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो आप इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं बहैसियत पाकिस्तान के सफ़ीर, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है वो इस वक्त किन हालात का शिकार है? ओवरऑल तो आपने जो न्यूज़ में देख रहे हैं हालात वैसे ही हैं, लेकिन कीव के अंदर सुबह के वक्त एयर अटैक और मिसाइल अटैक हुआ था और उसके बाद में भी, लेकिन पाकिस्तान कम्युनिटी के जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो तमाम महफूज हैं और हमने उनको अपनी यही ताकीद की है कि जो बाकी लोग रह गए हैं यहाँ पे वो अपने घर पे रहें, महफूज रहें। तो जब हालात आगे बेहतर होंगे तो फिर इनको हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है नोएल साहब, आगे क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं आप? क्या ऐसे हालात हो सकते हैं कि पाकिस्तान के सिफारती अमला उसको वापस आना हो यूक्रेन से पाकिस्तान, और जो पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर रिहाइश पजीर है तालीम या दीगर मकासद के लिए, उनके लिए क्या हालात पैदा हो सकते हैं अगले आने वाले दिनों में? नहीं जी, ऐसे अभी तो फिलहाल हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अगर कीव में हालात जो जाना चाहते हैं वो यहाँ से जब तक निकल नहीं जाते उस वक्त तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे और उसके बाद जैसे हमारी मिनिस्ट्री या हुकूमत बताएगी उसके मुताबिक फिर हम कोशिश करेंगे कि उस पर अमल कर दें। ऐसे शहर, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है अगर जो कीव में रहने वाले शहरी हैं या दीगर इलाके जहाँ पर इस वक्त संगीन सूरत हाल है वो वहाँ से उन इलाकों तक जा सकें जहाँ पर ख़तरा कम है? जो ज़्यादातर ज़मीनी जंग है वो यूक्रेन और रूस के बॉर्डर और उसके मलिका शहरों में है। कीव में हवाई हमले हुए थे और भी शायद दोबारा भी हों, लेकिन यहाँ पे बाकी तो वैसे जंग नहीं है। और जो मगरबी इलाका है यूक्रेन का, वहाँ पर भी ये एक बदस्तन इसको कंपैरेटिवली कंसिडर किया जा रहा है कि ये महफूज है। इसलिए आपने देखा है कि लोग इस तरफ को काफ़ी आप जाना चाह रहे थे सुबह से कीव से निकल के लवीव, तरनोपल और इसके जो बाकी शहर हैं उनकी तरफ। नोएल खोकर साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के यूक्रेन में सफ़ीर क्या सूरत हाल आपको बता रहे थे। देखा आपने यूक्रेन से रिपोर्टिंग करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी को यूक्रेन पर हमले के बाद मुल्क छोड़ने का कहा गया। वो इस वक्त पोलैंड में है। खालिद, आपने क्या हालात देखे यूक्रेन से पोलैंड आने तक? क्या बहुत ही तेज़ी से ये संगीन सूरत हाल पैदा हुई? आज यूक्रेन के हालात यकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए जब अलग सुबह रूसी फ़ज़ाइया ने यूक्रेन की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया और शुमाल और मशरक़ की जानिब से उनके टैंकों ने अंदर यूक्रेन के मूव किया तो एक
तरह की जो है वो खासी जंग की सूरत हाल हो गई है और सारी जगह पे ही तकरीबन रूसी फ़ज़ाइया हमले कर रही है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे। और जो प्राइवेट जहाज़ों का, छोटे जहाज़ों का एक एयरपोर्ट था कीव से कोई 30 किलोमीटर के फासले पर, उसको भी उन्होंने हमला बनाया है। तो इसलिए शहरियों ने यहाँ से जो है वो पोलैंड का रुख किया है, क्योंकि एक वही बॉर्डर है जहाँ से वो ज़्यादा महफूज इलाके में जा सकते हैं। तो जो लोग भी पोलैंड में जा सकते थे उन्होंने इसके जो 5 ओपन बॉर्डर्स हैं उसकी तरफ मार्च किया। तो मैंने भी जो है वो रावारूस्का हर्बिन्ने का जो बॉर्डर है पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान, मैं भी उसी बॉर्डर से होता हुआ जो है वो पोलैंड पहुंचा हूं। यहाँ पर जो मैंने देखा है बॉर्डर्स पे जो सूरत हाल है, जिस बॉर्डर से मैंने क्रॉस किया है, तो वो हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ, बसें और जो कुछ भी व्हीकल लोगों के पास हो सकती थी उसे इस्तेमाल करते हुए वो पोलैंड की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। शुमाल की तरफ से जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बेलारूस के अंदर दाखिल नहीं हुआ सकता। मशरक़ की तरफ से लुहांस्क और डोनेट्स्क और डॉनबास के जो रीजन्स हैं उनको भी क्रॉस किया नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ तमाम जो फ्रंट लाइन फ़ौजी मौजूद हैं। रूस वेल इंट्रेंच अंदर आ गया है यूक्रेन के और एक फुल फ्लैश जंग की यहाँ सूरत हाल है। तो डिप्लोमेसी का जो एक उनसर था वो ख़त्म हो गया है। नेटो ने भी कहा है, इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने रूस ने डिप्लोमेसी का ऑप्शन नहीं चुना, बल्कि यूरोप में जंग एक बार फिर वापस आ गई है। ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी जंगी सूरत हाल है यूरोप में। खालिद हमीद फारूकी, शुक्रिया। उनको यूक्रेन से पोलैंड जाना पड़ा। इस दौरान जो हालात उन्होंने देखे उसकी तफसील वो बता रहे थे। अब ये बहुत ही ड्रामाई हालात हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान दौरे रूस पर पहुँचे और अगले ही सुबह रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले का ऐलान कर दिया गया और फिर वहाँ पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और अब तक ये सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया में इस वजह से परेशानी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई कशीदा सूरत हाल को देखा जा रहा है। हम इसी बारे में बात करेंगे पाकिस्तानी अमेरिकन स्कॉलर, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम से। डॉक्टर आदिल नजम, शुक्रिया आपके वक्त का। नाक़दीन का कहना यह है कि अमेरिका और यूरोप ने अपने कुछ इक़दामात से ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि रूस की तरफ से ये कदम उठाना, यूक्रेन पर फ़ौज कशी करना, ये नागुज़ीर हो चुका था। क्या ये बात सही है, या फिर द इकोनॉमिस्ट का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन ने अनप्रोवोक्ड ये हमला करने का फ़ैसला किया है यूक्रेन पर? तो इस वक्त आपको ज़िम्मेदार कौन नज़र आता है इसका, और क्या हालात हम देख रहे हैं अब रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद? मेरे ख्याल में जुनैद, ये दोनों बातें ही सही नहीं है। दोनों में कुछ ना कुछ सच्चाई है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि एक ने प्रोवोक किया और दूसरा चुप बैठा था, और ना ही ऐसा है कि पुतिन साहब जो हैं उनके ऊपर तो पूरा है। यकीनन इस वक्त जो अमल है उसकी जिम्मेदारी पुतिन साहब पे, क्योंकि उन्होंने बावजूद इसके कि जो बाकी गुफ्तगू भी हो रही थी, कार्रवाई भी हो रही थी, यूक्रेन की तरफ से भी चीज़ें आ रही थी, उन्होंने मेरे ख्याल में एक तरह से सोचा ये है कि जो वेस्ट है और अमेरिका और यूरोप जो है, EU जो है, वो इस वक्त कमज़ोर हैं, तो इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जाए, और एक तरह से वो पुश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको प्रोवोक नहीं किया गया। यकीनन आप देखें कि जो तबल बजता रहा है जंग का, ये काफ़ी कुछ दिनों से बज रहा था, और उसमें अमेरिका का भी एक तरह से उनको शय देना है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त इस अमल की जो जिम्मेदारी अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो पुतिन पे है। लेकिन जिम्मेदारी तय करने से ज़्यादा ये बात है कि जब जंग होती है, जब कोई इस किस्म का मसला होता है, तो दोनों साइडें जो हैं वो एक अपना बयानिया सामने करती हैं, और ये जंग जो है ये अभी भी नैरेटिव्स की उसी तरह जंग है। एक तो गोलियों की है जो हमें नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ ये एक आलमी सियासत जो है उसका फैसला किया जा रहा है कि ये कहाँ बैठेगा। अब देखना ये है कि इस पे यूरोप क्या करता है और EU क्या करता है और अमेरिका क्या करता है। क्या वो इसकी फौजी जवाब देंगे? जो लगता है शायद नहीं देंगे। एक मैं गुजारिश करता रहूं, ये लोग कह रहे हैं कि जनाब यूरोप में पहली बार वगैरह, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, ये अमेरिका भी कह रहा है। लेकिन आप देखें ना, क्राइमिया में भी पुतिन साहब ने ये किया। उससे पहले क्या हम भूल गए हैं कि यूगोस्लाविया जब टूटा तो उसके बाद सर्बिया, बोस्निया, ये तमाम यूरोप में ही है ना। मसला यहाँ ये है कि अब एक बार फिर रूस और अमेरिका जो है वो सामने आ गए हैं, और इसलिए इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो यूक्रेन नहीं है सिर्फ, इसकी इम्प्लीकेशन आलमी सियासत का आइंदा का ढांचा है। ठीक है आदिल नजम साहब, सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में ये बात थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसे मौके पे दौरा कर रहे हैं कि कशीदा हालात हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान और जंग ना हो जाए, और फिर अगले रोज़ वो हो भी गया। तो उसमें ये सबसे बड़ा खदशा था कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या रखेंगे वज़ीर आज़म। क्या वो ये भी नहीं कह सकते कि यूक्रेन के साथ है
या वो सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर पर रशिया के साथ है, तो एक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी और किसी हद तक उसका आज सामना हुआ भी होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रूसी सदर से मुलाकात के दौरान। उसका नतीजा क्या देखते हैं अब अगले आने वाले दिनों में? वो पूरी दुनिया जिससे असल में पाकिस्तान के मफादात जुड़े हैं, जिनसे हम कारोबार करते हैं, जहाँ तालीमी और तिजारती ताल्लुकात हैं अमेरिका, यूरोप, कनाडा, इन सब ममालिक से, और एक तरफ दौरा रूस, और फिर ये भी आदाद शुमार कहते हैं कि पाकिस्तान के यूक्रेन से तिजारती मफादात ज़्यादा हैं बनिस्बत रूस के। ऐसी सूरत में क्या ये गलती थी इस दौरे को जारी रखना, इस दौरे पे चले जाना, और अब जब ये दौरा हो गया, उनसे मुलाकात हो गई, तो मुस्तकबिल में क्या आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से क्या होगा फिर? देखिए, जंग नागुज़ीर थी या नहीं थी, दौरा नागुज़ीर था। कहने का मतलब ये कि गलती हो या ना हो, ये मेरे ख्याल में बदकिस्मती थी, गलती नहीं थी। इस तरह के एक दिन पहले अगर उसे कैंसिल कर देते तो आप सोचें कि उसकी सिग्नलिंग क्या होती, फिर हम आज क्या बात कर रहे होते। फिर तो हमने ये कह दिया होता कि जनाब नहीं, हम तो वापस अमेरिका की साइड पे। तो इन अ वे ये इमरान खान का इम्तिहान था, और इन अ वे मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि अच्छी खबर ये है कि ये दौरा तकरीबन खत्म हो गया और उनकी सदर रूस से मुलाकात खत्म हो गई। तो यहाँ जो है, जो वेल लेफ्ट कर देना है, वो एक अच्छी बात है। आई हैव बीन सरप्राइज्ड कि रूस ने बज़ाहिर पाकिस्तान पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाला कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे। जो हमने रूस से भी स्टेटमेंट देखी, उसमें भी बात हो रही है कि जी बाहमी बात हुई। पाकिस्तान से स्टेटमेंट, बाहमी बात हुई। तो इन अ वे आई थिंक नीवे रहने का वक्त था, और शायद वजीर आजम नीवे ही रहे हैं। आई विश कि वो ऐसे ही रहें। ये मुहताज डिप्लोमेसी का वक्त है। पाकिस्तान कहता रहा है कि जनाब हम साइड नहीं लेंगे। अच्छा, हम कहते हैं लेकिन मानता तो कोई नहीं है। कमजोर आदमी के लिए साइड ना लेना कोई आसान काम नहीं होता। इन अ वे ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि साबित करे कि जनाब हमें जंग पसंद नहीं है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान की स्टेटमेंट में भी था कि हमें तशवीश है, डिप्लोमेटिक होना चाहिए, लेकिन वी शुड नॉट बी पुश्ड। ना पुतिन साहब को इजाजत देनी चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा पुश करें, ना ही अमेरिका को या यूरोप को। इन अ वे पाकिस्तान के लिए इम्तिहान भी है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम। बैनुल-अक़वामी सतह पर यूक्रेन और उसके तनाज़े के बाद एक इंतहाई कशीदा हालात पैदा हो चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी सतह पर ये मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी माहौल बहुत ही गर्म है। ऑपोजिशन जमातें इंतहाई सरगर्म अमल हैं अपनी तहरीक अदम एतमाद की कोशिशों को कामयाब करने के लिए। क्या मुलाकातें हो रही हैं और ये तहरीक किस तरफ जाती नज़र आ रही है, इसी पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर ऑपोजिशन मुसलसल मशावरत कर रही है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की आपस की मुलाकातों के अलावा इत्तेहादियों से भी मुलाकातें और राबिते किए गए हैं। एक के बाद एक मुलाकात हो रही है, मगर अब तक कोई वाज़ेह लाएअमल सामने नहीं आ सका। ना अभी तक ये वाज़ेह हो सका है कि ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का बानी है, और ना ही ये पता चल सका है कि ये तहरीक किसके खिलाफ आएगी, वज़ीर आज़म के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ या वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। ऑपोजिशन अभी तक ये वाज़ेह नहीं कर पाई है कि तहरीक अदम एतमाद में से कितने अरकान की हिमायत हासिल है। क्या सिर्फ हुकूमती अरकान को तोड़ने से ही बात बन जाएगी या फिर इत्तेहादियों के वोट भी जोड़ने पड़ेंगे? गुज़श्ता रोज़ ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर साबिक सदर आसिफ जरदारी और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हम मुलाकात की थी। इससे पहले भी कई मुलाकातें और राबते हुए, और कल की बड़ी मुलाकात के बाद तवक्को थी कि ऑपोजिशन कोई मुत्तफ़िका लाएअमल सामने लाएगी, मगर एक एलामिया जारी किया गया जिसमें एक कमेटी बनाने की बात की गई। एलामिया के मुताबिक ऑपोजिशन की तमाम जमातों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है जो सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी और तहरीक अदम एतमाद पेश करने के वक्त का तयन करेगी। दूसरी जानिब ऑपोजिशन रहनुमाओं के बयानात भी कन्फ्यूजन में इजाफा कर रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि हमें MQM या काफ लीग की ज़रूरत नहीं, इमरान खान की मौजूदगी में उनके लोग हमें वोट दे सकते हैं। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि अदम एतमाद वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ लाई जाए, इस पर 2 रोज़ में फैसला होगा, लेकिन उनकी ज़ाती राय में अदम एतमाद की तहरीक स्पीकर के खिलाफ लानी चाहिए। पहले स्पीकर के ऊपर अदम एतमाद हो या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो वो फैसला हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। मेरी अपनी राय ये है कि स्पीकर के खिलाफ होनी चाहिए। कितने कॉन्फिडेंट हैं कि MQM, काफ लीग या जहांगीर तरीन ग्रुप आपको इसमें सपोर्ट करेगा अदम एतमाद तहरीक? हमें इनकी कोई ऐसी खास ज़रूरत अभी नहीं है। हमारे पास बहुत फिगर है। इमरान खान खुद हमारे पास एक बड़ी फिगर है, उसके मौजूदगी में हमारी फिगर पूरी हो जाती है, क्योंकि PTI के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो मोहब्बे वतन भी हैं, वतन से प्यार भी करते हैं, आइन से प्यार भी करते हैं, आवाम से भी प्यार करते हैं।
लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि यही समझा जाता है कि अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ होना चाहिए। ये बात तो उन्होंने भी कही कि इत्तेहादी साथ आए या ना आए, अदम एतमाद हो जाएगा। हमें पूरा यकीन है कि इत्तेहादियों में से भी साथ देंगे। इत्तेहादी आए या ना आए, अदम एतमाद इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी हतमी फैसला तो क़यादत ने करना है, लेकिन यही समझा जाता है कि अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ ही होना चाहिए। जब आप गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे हों तो आप बिल्स की मुखालफत नहीं कर सकते, लेकिन अब जब तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसके अंदर ये हतमी फैसला होता है। इसमें बहुत से लोग ये फैसला करते हैं और वो करना चाहते हैं। जो तादाद है वो कम नहीं है जो लोग छोड़ना चाहते हैं। यानी अपोजिशन ये भी कह रही है कि इसे हुकूमती इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं और इत्तेहादियों से राबते और मुलाकातें भी कर रही है। आज आसिफ अली जरदारी ने जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से मुलाकात की, जिनकी कौमी असम्बली में सिर्फ एक नशिस्त है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आसिफ जरदारी ने सिराजुल हक से कहा कि वो आपके पास वोट लेने के लिए आए हैं। जमात इस्लामी मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमात है। कौमी मंजरनामे में आप अपना किरदार अदा करें। आपका एक वोट हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप हमें वोट दें, क्योंकि माजी में एक वोट से सेनेट का इलेक्शन हार चुके हैं। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी सामने आया था। एलामिया के मुताबिक आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात में अहम फैसले कर लिए गए। मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी और काफ लीग की क़यादत ने मुशावरत से फैसले करने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात ने तय पाया कि सियासी मंजरनामे में आसिफ जरदारी और परवेज़ इलाही मुशावरत से लाहे अमल तय करेंगे। इस मौके पर काफ लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। दूसरी जानिब अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों के बाद इत्तेहादी आपस में भी राबते कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आज मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही से MQM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने फ़ोन पर रब्ता किया और MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी फ़ोन पर वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही से बात की। ज़राए के मुताबिक MQM और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक किया है और जल्द दोनों जमातों की क़यादत आइंदा के सियासी लाहे अमल के लिए मुशावरती मुलाकात करेगी। ज़राए के मुताबिक MQM और मुस्लिम लीग काफ सियासी मंजरनामे पर मशावरत से चलेंगे। अपोजिशन के राबतों के बाद इत्तेहादी तो मुतहरिक हो गए, लेकिन ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के दरमियान अभी इख्तलाफात भी मौजूद हैं। और गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक अदम एतमाद के ऐलान में ताख़ीर पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से कहा कि वो आइंदा 2 रोज़ में किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएँ। ज़राए का कहना है कि नून लीग बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है, जबकि पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान भी पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक लाने के हक़ में है। मुत्तहिदा अपोजिशन में दूसरा इख्तलाफ यह है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में हुकूमत का सरबराह कौन बनेगा। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के अंदर से किसी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द किया, जबकि शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह को इस ओहदे के लिए नामज़द किया। इसके अलावा ज़राए का कहना है कि नून लीग वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज़ इलाही के नाम पर राज़ी नहीं है। ये तजवीज़ नवाज शरीफ के सामने रखी जाएगी और इस हवाले से वही फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी ने काफ लीगी वफ़द को बताया कि नून लीग को वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज़ इलाही के नाम से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया है और नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि इस पर परवेज़ इलाही ने कहा कि मुत्तहिदा अपोजिशन अपने हतमी फैसले से आगाह करेगी तो वो जवाब देंगे। इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि इसे कोई घबराहट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी राब्ते भी कर रही है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना की अहम शख्सियात भी हुकूमत के दिफा के लिए मुतहरिक हो गई हैं और 2 वफाकी वज़रा को जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाने का टास्क सौंप दिया गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप के गिले शिकवे दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं और हुकूमती ज़राए का दावा है कि तरीन ग्रुप के कई अरकान वफाकी वज़रा से राबते में है। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी आज काफ लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही से रब्ता किया। मोनिस इलाही ने ट्विटर पर लिखा कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने उनसे कहा कि सियासी बातचीत और मशावरत जारी है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई फ़ैसला किया गया है। हम अपने वादों के पाबंद हैं और इनका मुकम्मल एहतराम करेंगे। इन रब्तों की खबरों पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर शिबली फराज से। शिबली साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ हुकूमत ही कहती है कि कोई भी परेशानी और घबराहट नहीं है, अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकती, तहरीक अदम एतमाद आ ही नहीं सकती, आएगी तो नाकाम हो जाएगी। पर दूसरी तरफ आपके हुकूमती ओहदेदार राब्ते भी कर रहे हैं इत्तेहादियों से। असद कैसर साहब ने मोनिस इलाही से बात की, फिर वज़ीर आज़म ने जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया और ये कि खबरें आ रही हैं कि आपकी हुकूमत इत्तेहादियों को वजारतें देने का सोच रही है।
तो इसका मतलब है कि हुकूमती कैंप्स में भी परेशानी तो है ऑपोजिशन की कोशिशों और उनकी मुलाकातों को देखकर। देखिए, कोई परेशानी की बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जाहिर है कि ये तो हो नहीं सकता कि हम कोई घर पे बैठे हुए हैं जी। हमने भी अपने राब्ते करने हैं, हमने भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो देनी है अपने इत्तेहादियों के साथ, अपने पार्टी के, और जितनी भी सियासी एक्टिविटीज है वो तो हमने करनी है, क्योंकि एक सियासी जमात है और हम हुकूमत में भी हैं, और जाहिर है कि हम तो हर वो एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि अपोजिशन को कोई वॉक ओवर तो मिलने वाला नहीं है। एज इट इज जिस तरह के है कि आपने देखा होगा कि जो भी अपोजिशन की पिछले कुछ रोज की जो एक्टिविटीज हैं उससे एक जाहिर होती है कि ये सारे मिलके इक्तदार के भूखे हैं, और ये इक्तदार को हासिल करने के लिए न तो इनको कोई उसूल है, न इनमें कोई ऐसी वो तरहदारी है कि जिससे कि ये जाहिर हो कि ये उसूलों पे खड़े हुए हैं। ये कभी वोट को इज्जत देने की बात करते थे, कभी जो है तो ये इस्तीफे की बात करते थे। तो इनका जो पूरा आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2 साल का देखें तो इसमें यही है कि इन्होंने अपना मजाक बनाया है आवाम की नजर में। आवाम ने इनको सपोर्ट किया नहीं, जिसकी वजह से अब ये रोड से हटके और अब ये ड्राइंग रूम्स में जाके अपनी साजिशें कर रहे हैं और एक दूसरे में इक़्तिदार बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इनके मफादात एक दूसरे से मुतासादिम हैं, इसलिए इनकी जो ये जो एक कोशिश है ये जो है तो ये बेल मुठेर नहीं चढ़ने वाली। शिबली फराज साहब, ठीक है, अब ये बताइएगा कि जैसे कि ऑपोजिशन के कई रहनुमाएं कह रहे हैं कि उनके नंबर्स इस तरीके से पूरे हैं कि उन्हें इत्तेहादियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे इशारा मिलता है कि तहरीक इंसाफ के अपने जो अरकान असम्बली हैं वो ऑपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार हैं। और फवाद चौधरी साहब ने कहा भी कि आपके अरकान ने बताया पार्टी में कि मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से उनको पैसे ऑफर किए गए हैं तहरीक एतमाद में साथ देने के लिए। तो इसका इल्म है आपकी जमात को, और अगर ऐसी बात इतनी संगीन सतह पर हुई थी तो फिर उन अरकान के नाम क्यों नहीं सामने लाया गया, और उनको किसने ऑफर की पैसों की, ये तहरीक इंसाफ ने क्यों नहीं बताया? देखिए जी, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जहां तक इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, और जहां तक कि हमारे अपने मेंबरान का ताल्लुक है तो मुझे ये बताएं कि कोई बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ सेनेट जिसमें कि अपोजिशन की मेजॉरिटी है, लेकिन उनके लोग उनके साथ नहीं आए और वो उनको बुरी तरह से शिकस्त हुई। उससे 2 हफ्ते पहले जब सेनेट में बिल पेश किए गए उधर भी अपोजिशन हार गई। तो जब इनकी उस हाउस में जहाँ पे की मेजॉरिटी है उसमें इनको शिकस्त हुई है, इनके अपने लोग इनको सपोर्ट नहीं किया, तो नेशनल असेंबली जहाँ पे कि हमारी मेजॉरिटी है वहां पे ये कैसे करेंगे? तो ये सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं है, ये अपने आप को मजीद एक्सपोज कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन की सियासत अब मुकम्मल तौर पे दफन होने वाली है और उसका एहतमाम ये खुद ही कर रहे हैं। ये जो जिस तरह की वो होती है अपने आप को ये उस अर्थी पे लिटाएंगे और ये अपने आप को खुद ही आग लगाएंगे। इनका मुस्तकबिल दफन होने वाला है इनकी सियासत का। इनकी जो दोगली सियासत है, इनकी जो एक मुनाफिकाना सियासत है और जो इनकी एक प्योरली जाती मफादात की सियासत, आप मुझे बताएं कि इनमें पूरे खेल में इन्होंने अवाम के लिए क्या कोई प्लान रखा है? इन्होंने कोई महंगाई का तोड़ इन्होंने अवाम को कोई मुतबादिल दिया है? ये सिर्फ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए, क्योंकि इनके केसेस का फैसला जो करीब आ रहा है तो ये ज्यादा डेस्परेट होते जा रहे हैं। शिबली साहब, ये बताएगा कि आप तहरीक इंसाफ ने जहांगीर तरीन से राबतों का टास्क दिया है, उसकी वजह क्या है? अब ही क्यों जहांगीर तरीन से मुलाकात, राब्ता और उनसे बातचीत का टास्क दिया गया है? क्योंकि देखें, जहांगीर तरीन जो भी है वो हमारी पार्टी में है और हमारा वो राब्ता सियासी किसी से भी करना तो कोई बुरी बात नहीं है। हम तो एक ऐसी वो कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि हमें अपनी पार्टी के जो जलसे हैं हमारे, हम बिल्कुल मुताबिक हैं। हमारे लोकल बॉडीज के इलेक्शंस आ रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में जो दूसरे हिस्सा है उसका इलेक्शंस होने वाले हैं, पंजाब में होने वाले हैं, सिंध में। हम तो अपने लोकल बॉडीज की तैयारी कर रहे हैं और हमने अपने राब्ते तेज कर दिए हैं। तो ऐसा होगा शिबली साहब के वजीर आजम की वतन वापसी पर वो भी इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे और उनकी भी जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हो सकती है? जहाँ तक मुलाकातों का ताल्लुक है, आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब एक सियासी शख्सियत हैं और उस सियासी प्रोसेस के जरिए वो इक़्तिदार में आए हैं। बिल्कुल वो मिलेंगे, वो अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को मजीद ऊपर ले जाएंगे। हम जल्द से भी करेंगे, हम आवाम के पास जाएंगे। हम अपोजिशन की तरह नहीं है कि जो है तो एक वो उनकी तरह अपने कमरे में बैठ के और साजिशें करना और अपने इक़्तिदार में
एक वो उनके जो एक वो शेख चिली बने हुए हैं जिसमें वो इक़्तिदार एक दूसरे को बांटने, पोजीशंस बांट रहे हैं। अवाम जो है तो ये इस किस्म के नाटक से उनके वाकिफ है। अवाम को आप जो है तो वो नहीं कर सकते हैं। उनको पता है कि इस वक्त महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक आलमी वबा है। लेकिन ठीक है शिबली साहब, जरा आपसे खास तौर पे पूछना चाह रहा हूँ, शेख रशीद साहब ने मशवरा दिया था वज़ीर आज़म इमरान खान को कि वो जहांगीर तरीन साहब से रब्ता करें, मुलाकात करें, तो आप दीगर पार्टी के लोगों ने भी तजवीज़ दी है इमरान खान साहब को कि वो जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करें? देखिए, मुलाकात वो क्यों नहीं करें, वो उनको करनी चाहिए और वो करेंगे। वो हर एक पॉलिटिकल लोग जो कि हमारे उसमें पार्टी में हैं, जो हमारी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिल्कुल उनसे मुलाकातें करेंगे। हम ये तो नहीं है कि हम घर में बैठे होंगे और हम कोई भी नहीं करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी और हम देखते रहेंगे ये तमाशा, जो कि एक्चुअली एक तमाशा है। शिबली फराज साहब, आपने सेनेट का जिक्र किया कि ऑपोजिशन वहाँ कुछ हासिल नहीं कर पाई, लेकिन फिर जो हफीज़ शेख साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी की नशिस्त के मामले में हुआ था, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑपोजिशन के उम्मीदवार वहाँ जीत गए, आपके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हार गए, तो इसका मतलब है नामुमकिन नहीं है ऑपोजिशन अगर कुछ करना चाहे तो। ये खतरा, ये खदशा है आपकी जमात को? देखें, हमें खदशा तो नहीं है, लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि हम घर में बैठे हों और जो ये अपोजिशन जो एक नाटक वो रचा रही है, हम उसको जो है तो सिर्फ टीवी की स्क्रीनों में देखें। हम तो भाई प्रैक्टिकल फील्ड के लोग हैं और खान साहब तो हमेशा मैदान के खिलाड़ी रहे हैं और अभी हम मैदान में निकले हैं। अभी हम बताएंगे इनको, हम इनको घर तक छोड़ के आएंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अपनी जो है इस महंगाई की आड़ में ये अपने जाती केसेस को, जाती एजेंडा को आगे करने के लिए ये साजबाज करें और ड्राइंग रूमों में मिलकर करें। हम तो मैदानों में लड़ने वाले लोग हैं और हम मैदान में लड़ेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिबली फराज साहब। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आज से तकरीबन 7 माह पहले इस्लामाबाद में एक अंधोनाक वाक़या पेश आया जिससे पूरा पाकिस्तान लरज़ गया। इस्लामाबाद के पौश इलाके में एक मारूफ बिजनेसमैन के बेटे ज़ाहिर जाफर ने एक साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुकद्दम का बेईमाना कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को वाक़े की जगह से गिरफ्तार किया। सिविल सोसाइटी ने भी इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की और इंसाफ का मुतालबा किया और अब 7 माह तक ट्रायल जारी रहने के बाद आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया है। एडिशनल जज अता रब्बानी ने मुलजिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत और 36 साल की कैद बामुशक्कत 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है और इसकी मावनत के इल्ज़ाम में 2 मुलाजमीन मोहम्मद इफ्तिखार और जान मोहम्मद को 27 साल 1 माह की कैद बामुशक्कत और 3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन जारी रहा, जिसके दौरान गवाहों के बयानात कलमबंद हुई, शहादतें रिकॉर्ड हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मजमूई तौर पर 12 मुलजिमान शामिल तफ्तीश रहे, जिनमें से 4 मुलजिमान यानी मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर और उसके वालिद जाकिर जाफर, चौकीदार मोहम्मद इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद ज़ेर हिरासत रहे। दीगर 8 मुलजिमान को दौरान समाअत जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुलजिमान पर गुज़श्ता साल 14 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद की गई। फिर तकरीबन 17 हफ्तों तक अदालती कार्रवाई चली। जरा के बाद मुखला ने हतमी दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने 22 फरवरी को फैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया गया। आज जारी होने वाले तफसीली फैसले के मुताबिक इस्तग़ासा के पेश किए गए शवाहिद से साबित होता है कि मुलजिम ज़ाहिर जाफर वाक़े की जगह पर मकतूला की लाश के पास मौजूद था और मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने अपने कमरे में नूर मुकद्दम का कत्ल किया और वाक़े की जगह से आला कत्ल भी जब्त किया गया। इन तमाम हक़ाइक़ से साबित होता है कि मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने जानबूझकर नूर मुकद्दम का कत्ल किया। इस्तिग़ासा की जानिब से पेश की गई CCTV वीडियो से मालूम होता है कि नूर मुकद्दम 18 जुलाई को मुलजिम ज़ाहिर जाफर के घर आई। 19 जुलाई को वो कुछ सामान लेकर मुलजिम ज़ाहिर जाफर के साथ घर से बाहर निकली और मुलजिम के साथ घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी में सवार हुई और फिर कुछ ही देर बाद रात 2:40 पर वो दोनों घर में दोबारा दाखिल हुए, जिसके बाद नूर मुकद्दम घर के अंदर दाखिल हुई और इस दौरान उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन चौकीदार इफ्तिखार ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। इस दौरान नूर मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफर की मिन्नत भी की, लेकिन मुलजिम ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया। फैसले के मुताबिक नूर मुकद्दम ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश 20 जुलाई की शाम 7:12 पर की। नूर मुकद्दम ने पहली मंजिल के वॉशरूम की खिड़की से छलांग लगाई और ग्राउंड फ्लोर की ग्रिल पर गिरी। इस वक्त उनके हाथ में फ़ोन भी था और वो अपनी जान बचाने के लिए गेट की तरफ दौड़ी, लेकिन चौकीदार इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद ने उन्हें घर से जाने नहीं दिया। इस दौरान माली जान मोहम्मद ने गेट बंद कर दिया और वहाँ मौजूद रहा, जबकि चौकीदार बेसमेंट की जानिब बढ़ा। CCTV वीडियो में मज़ीद देखा जा सकता है कि इस दौरान मुलजिम ज़ाहिर जाफर वहाँ आता है और नूर मुकद्दम को गेट के पास कैबिन में बंद कर देता है और नूर मुकद्दम का फ़ोन भी ले लेता है। फिर मुलजिम ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम को कैबिन से ज़बरदस्ती घसीट कर घर के अंदर ले जाता है। फैसले के मुताबिक ये वाज़ेह होता है कि मुलजिम नूर मुकद्दम का कत्ल करने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया
और कानूनी तौर पर यह अगवा है। फैसले के मुताबिक कानून में ये वाज़ेह है कि अगर किसी शख्स को उसकी मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती या धोखे से एक कदम भी हिलाया जाए तो वो अगवा के ज़िम्मे में आता है। फैसले के मुताबिक शवाहिद से मजीद मालूम होता है कि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को 18 जुलाई से 20 जुलाई तक अपने कमरे में बंद रखा और इस दौरान नूर मुकद्दम ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिशें भी की, लेकिन मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने उनको अपने कब्जे में रखा और उन्हें रेप का निशाना बनाया। फैसले में मजीद लिखा है कि ट्रायल के दौरान सरकारी वकील मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को ज़हनी तौर पर माजूर साबित करने की कोशिश करते रहे ताकि वो कानूनी सज़ा से बच सके। इसके लिए 2 दरखास्तें भी दायर की गई। फैसले के मुताबिक मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र का 17 जनवरी को जेल अस्पताल में मुआयना भी किया गया, जिसमें ज़ाहिर की हालत तसल्ली बख्श करार दी गई। सरकारी वकील सिकंदर जुल्करनैन सलीम से मुलजिम का ख़ानदान मुसलसल राबिते में था और उन्होंने सरकारी वकील को मैनेज करने की कोशिश की। फैसले के मुताबिक CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र अपने बोलने और चलने फिरने के अंदाज से तंदुरुस्त और सेहतमंद नजर आ रहा है, जबकि उसकी ऐसी कोई साबिका मेडिकल हिस्ट्री भी पेश नहीं की गई। फैसले के मुताबिक इस्तिगासा की जानिब से CCTV वीडियो के शवाहिद से मालूम होता है मोहम्मद इफ्तिखार और जान मोहम्मद वाक़े की जगह पर मौजूद थे और जब नूर मुकद्दम ने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के घर से भागने की कोशिश की तो चौकीदार और माली ने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। मोहम्मद इफ्तिखार और जान मोहम्मद ने अगवा के जुर्म में मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की मदद की। इन दोनों ने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र का नूर मुकद्दम के साथ ज़ालिमाना रवैया देखा और इसके बावजूद इन दोनों ने पुलिस को वाक़े के बारे में इतला नहीं दी। ये इनका कानूनी और अखलाकी फ़र्ज था और उन्होंने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के जुर्म के प्लान को भी छुपाया, जबकि इस्तिगासा इन दोनों की नूर मुकद्दम के कत्ल में मामनत वाज़ेह नहीं कर सका, इसीलिए उन्हें कत्ल के जुर्म की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। जज अता रब्बानी के फैसले के मुताबिक मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दी जाती है। मुजरिम मकतूला के वारिसन को हरजाने के तौर पर 5 लाख रुपये अदा करेगा और अगर वो हरजाना अदा नहीं कर सका तो इसे 6 माह की इजाफी सज़ा मिलेगी। फैसले में लिखा है कि फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाया जा रहा है, जो मुजरिम की सज़ाए मौत की तौसीक करेगी। इसके अलावा दफ़ा 364 यानी कत्ल की गर्ज से अगवा के जुर्म में 10 बरस कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना, दफ़ा 342 यानी हमसे बेजा के जुर्म में 1 साल कैद बामुशक्कत और दफ़ा 376 यानी जना बिल जबर के इल्ज़ाम में 25 साल कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। यानी मजमूई तौर पर मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत, 36 साल कैद और 8 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया है। इसके अलावा अदालत ने मुजरिम की मदद करने और जुर्म छुपाने के इल्ज़ाम में ज़ाहिर जाफ़र के माली जान मोहम्मद को मजमूई तौर पर 27 साल 1 महीना और 3 लाख रुपये जुर्माने और ज़ाहिर जाफ़र के चौकीदार मोहम्मद इफ्तिखार को भी मजमूई तौर पर 27 साल 1 महीना और 3 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है, जबकि तीसरे मुलाजिम मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के बावर्ची जमील को बरी कर दिया गया है। इसके अलावा अदालत ने थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर ज़हूर समेत तमाम मुलाजमीन मरकज़ी मुजरिम के वालिदैन असमत आदमजी और ज़ाकिर जाफ़र को भी बरी कर दिया है। आज फैसले पर रद्दअमल देते हुए नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने कहा कि जिन मुलजिमान को सज़ाएं नहीं हुई उनके हवाले से वो अपने वकील से मुशावरत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो मरकज़ी मुलजिम था उसको सज़ाए मौत हुई है और 2 और मुलजिमान हैं उनको भी सज़ा हुई 10-10 साल, और बाकी जो मुलजिमान हैं उनके बारे में मैं इस वक्त कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट नाउ। आई कंसल्ट, मैं अपने लॉयर से कंसल्ट करूँगा, फिर फर्दर क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। फिर बाकी मुलजमान को सज़ा नहीं हुई, क्या आप अपील करेंगे उनके खिलाफ? मैं अपने लॉयर से कंसल्ट करूँगा, फिर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो करूँगा। जो मेन मुलजिम को सज़ा हुई, जो ज़ाहिर जाफ़र को जो हुई है सज़ाए मौत, ये जो है ये बहुत ज़रूरी था, क्यों मैं बार बार बोलता रहा कि ये मेरे केस मेरी बेटी का नहीं है, ये सारी पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है। इस्लामाबाद की अदालत के फैसले पर ही बात करेंगे। हमारे साथ हैं शौकत मुकद्दम के वकील शाह खावर से। शाह खावर साहब, जो फैसला सामने आया है उससे आप मुतमईन हैं और जिन लोगों को सज़ा नहीं हुई बरी कर दिया गया है उसके खिलाफ क्या अदालत जाएंगे? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम फैसला था जिसपे न सिर्फ नूर मुकद्दम के जो अहले खाना है बल्कि पूरी कौम इसका इंतजार कर रही थी बड़ी बेचैनी से। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा फैसला है और इसके फैसले से न सिर्फ मैं, हमारी लीगल टीम, बल्कि नूर मुकद्दम के अहले खाना भी जो है वो खासे मुतमईन है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा मेन फोकस था वो तो मरकजी मुलजिम ज़ाकिर जाफ़र के खिलाफ था और उसके हमने जो एक पेश किया था ट्रायल के दौरान, तो उसके साथ साथ न सिर्फ उसको सजाए मौत हुई बल्कि उसके साथ जो उसके सहूलतकार थे, उसके जो घरेलू मुलाजमीन जिन्होंने एक अहम रोल अदा किया था इस पूरे इर्तिकाब जुर्म में, उनकी अयानत की थी,
उनको भी 10-10 साल की सजा हुई। तो जहां तक मरकजी मुलजिम के वालिदैन और थेरेपी सेंटर के जो अरकान हैं उनकी बरी होने का ताल्लुक है, तो वो अभी हम इस फैसले को जरा मुफस्सल तौर पे पढ़ेंगे और आपस में मशावरत करेंगे। तो फिर अगर जरूरत महसूस हुई तो उसको हम अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का जो है वो भी हक महफूज रखते हैं, लेकिन वो आपस में हम मुशावरत और डेलिब्रेशंस करने के बाद ऐसा करेंगे। शाह काफर साहब, जो सज़ा मौत के फैसले का मामला तौसीक से मशरूत किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस पर आप क्या तवक्को कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जब भी कोई सेशन अदालत या उससे बराबर की कोई अदालत किसी मुलजिम को सजाए मौत की जो है वो सुनाती है, तो उसमें एक ज़ाब्ता फौजदारी का एक कानूनी तकाजा है, एक ज़रूरी कानूनी तकाजा है कि वो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज साहब ने उस केस का एक रेफरेंस जो है वो मुतलका हाई कोर्ट में पेश करना होता है, जो कि इस सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम अज कम 2 जजेस जो हैं वो इस फैसले को देखेंगे और इसकी अगर वो आंसर करेंगे अफर्मेशन में कि वो इसको नॉर्मल लीगल जुबान में मर्डर रेफरेंस कहते हैं, तो अगर वो मर्डर रेफरेंस को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे जो जजमेंट है एडिशनल सेशन जज साहब की, तो उसके बाद भी एक स्टेज होती है कि जो मुजरिम है उसके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्पेशल क्रिमिनल लीव टू अपील जो है उसका एक जो है वो चांस मौजूद होता है, जो वो जाहिर है कि एक्सरसाइज करते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट इसको बरकरार रखे सजाए मौत को, तो फिर एक ऑप्शन जो है वो मुजरिम के पास, वो सदर मुमलिकत के पास जो है वो एक मर्सी पिटीशन का होता है। तो ये तमाम मराहिल तो बहरहाल ये तो गुजारने पड़ते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट होती है उसकी काफी अहमियत होती है। और दूसरी चीज ये है कि जब ट्रायल कोर्ट किसी को सजाए मौत अवार्ड करती है तो उसको डेथ सेल्स में रखा जाता है। तो डेथ सेल्स में जो है वो खासी मुश्किल सूरत हाल होती है, जहाँ पे रहना जो है वो भी एक सजा से कम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कानूनी तकाजा है ये हमारे भी पेश नजर है, हमें पता है इस बात का, और ये इस केस में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये हर सजाए मौत के केस में इसी तरह का एक रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट में जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह कावर साहब। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।